हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म को कवर करेंगे और इसके बेस पर जितने भी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के 2 पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर अपने को दिख रहा है। कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म, उसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। The electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, अब हमें जैसे कि हमने आगे के 2 पार्ट में देखा कि अगर प्लस प्लस चार्ज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है और प्लस माइनस चार्ज होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, राइट। अब ये जो अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, राइट। अब वो फोर्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? तो उस फोर्स की वैल्यू हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलेगी। ओके, अब कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि जो फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है वो क्या होना चाहिए? तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट को। अब मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर होना क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, अभी हम ऐसा मानते हैं कि दोनों के बीच में मतलब कि दोनों का जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, ठीक है। मतलब कि Q1 Q2 जो है उन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, एंड दूसरा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर को, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ तो यहाँ पर फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अब हमें जैसे कि पता है कि यहाँ पर अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते तो कुछ ना कुछ आता है, तो वो क्या होगा? तो वो आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम K बोलेंगे। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अब यहाँ पर ये K क्या है? तो ये जो K है, K को हम बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। और ये जो कूलम्ब कांस्टेंट K है इसका वैल्यू होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, अब ये इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आया? तो ये यूनिट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम K को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है फोर्स वाला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, K को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसका यूनिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो F इंटू r² मल्टीप्लाई में आएगा और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 इक्वल हमारे पास में यहाँ पर K आया। ओके, अब फोर्स का यूनिट हमें पता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं K इक्वल्स लिखने जाऊँ यूनिट में, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा इनटू ये जो r है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, बट यहाँ पर r² है तो मीटर स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाय Q1 Q2। अब Q1 मतलब चार्ज का यूनिट कूलम्ब, ऐसे 2 चार्ज है तो यहाँ पर कूलम्ब्स पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट आ गया, K का यूनिट। अब इसके बाद में इसका डायमेंशन फार्मूला भी फाइंड करने का आता है। तो डायमेंशन फार्मूला किस प्रकार फाइंड करेंगे? तो उसके लिए कुछ नोट्स जो आपको याद रखनी है, कुछ डायमेंशन फार्मूला आपको रट लेने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्स का बोलूँ तो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो आपको याद रख लेना है, जो होगा 112, ठीक है। फोर्स के बाद में वर्क होता है या एनर्जी होता है, ठीक है। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो होगा 122, ठीक है, m1L2T-2। इसके बाद में चार्ज Q, चार्ज का हमने देखा, चार्ज का क्या होता है? चार्ज का सिंपली होता है T1A1 होता है। और लास्ट में एक आएगा पावर का होगा 130 m1L2T-3। ओके, हमारे पार्ट 1 फिजिक्स में जितनी भी डायमेंशन फार्मूला है वो इन्हीं सारे फार्मूले के ऊपर से बनेंगे। तो इतने फार्मूले तो मस्ट है आपको याद करना। ओके, इतने फार्मूले अगर याद होते हैं तो जितनी भी क्वांटिटी आगे आएगी सबका डायमेंशन फार्मूला हम इजीली डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं K का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो डायमेंशन फार्मूला में देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये K का जो फार्मूला बना वो क्या है? F। अब हमें पता है F मतलब क्या होगा? फोर्स, और फोर्स का यहाँ पर लिखा है मैंने
तो हम फोर्स का लिख देंगे सिंपली m1L1T-2। उसके बाद में r मतलब डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को mlt के फॉर्म में हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, l मतलब लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा l और कितनी पावर, 2 पावर, डिवाइड बाय q1 q2। अब q मतलब चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है T1A1। अब 2 चार्ज, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा T2A2। ओके, अब अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा m1 l की पावर 3 t की पावर -4 और a की पावर -2। ओके, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 13 42 लास्ट वाले 2 माइनस। तो ये हमारा k का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक रिलेशन आता है k और एप्सिलॉन नॉट के बीच में। रिलेशन बिटवीन k एंड एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसमें कुछ रिलेशन इस प्रकार से होता है कि k इक्वल्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, परमिटिविटी वर्ड परमिशन से आया है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यहाँ पर ये परमिटिविटी वर्ड एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पर हमारे पास में k का वैल्यू है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे 1/4 पाई k। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स आएगा 1/4 पाई k। अब k का वैल्यू हमें पता है, तो k का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो क्लियरली दिख रहा है k और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इन्वर्स है। उसका मतलब जो k का यूनिट होगा उसका सिर्फ उल्टा करके हमें यहाँ पे रखना है। तो k का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा उल्टा करके। तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ओके, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो जो k के केस में था, ठीक है, k के केस में क्या था, 13 42 लास्ट वाले 2 माइनस। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, k का इन्वर्स एप्सिलॉन नॉट है, मतलब k में आगे वाले 2 प्लस थे, एप्सिलॉन नॉट में आगे वाले 2 माइनस हो, बस इतना ही आएगा। मतलब यहाँ पे आएगा m1 L3 T4 A2 और इसमें आगे वाले 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही था रिलेशन बिटवीन k एंड एप्सिलॉन नॉट में। ओके, अब एक टॉपिक आता है कि फोर्स इन स्पेस एंड फोर्स इन मीडियम, कि भाई चार्ज दो जो है मैंने अगर स्पेस में रखा तो कितना फोर्स लगेगा, और उसको अगर मैंने मीडियम में रखा तो कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी लिखूँगा F0, और F0 इक्वल्स, ओके, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमें बताया, क्या फॉर्मूला है, F इक्वल k Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास में। अब यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और ये जो k है, k की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये जो F0 है फोर्स इन स्पेस, ठीक है, फोर्स इन स्पेस। उसका मतलब कि अभी 2 चार्ज है हमारे Q1 और Q2, उसको हमने कहाँ पे रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, और उसको हमने रखा है इन स्पेस। ओके, अब अगर इसको हम मीडियम में रखें तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, तो मीडियम में रखें तो यहाँ पर Fm आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, यहाँ पर Fm क्या रिप्रेजेंट करता है, तो Fm हमें बता रहा है फोर्स इन मीडियम, ठीक है, फोर्स इन मीडियम। और ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब कि अब दो चार्ज हैं हमारे Q1 और Q2, वो हमने कहाँ पे रखा है, तो अब वो दो चार्ज जो है वो है इन मीडियम। अब अगर इन दोनों का मैं रेशियो ले लूँ, इसको मैं नंबर 1 बोलूँ और इसको मैं नंबर 2 बोलूँ, और इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे F0/Fm। ओके, क्लियरली दिख रहा है। अगर इन दोनों का रेशियो हम लेंगे तो सब कुछ कट हो जाएगा, Q1 Q2 R², Q1 Q2 R², तो बचेगा क्या, तो F0 के लिए यहाँ पर बचेगा 1/ε0, और ये जो Fm है उसके लिए बचेगा 1/ε। अब हमें पता है डिवीजन का डिवीजन कहाँ चले जाता है, मल्टीप्लिकेशन में चले जाता है, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा ε/ε0। ठीक है, और इसको हम εr बोलेंगे, और इसका एक और नाम है जिसको मैं कैपिटल K बोलूँगा। तो εr को हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो कैपिटल K है, कैपिटल K को हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब कैपिटल K क्लियर नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का रेशियो है, उसका मतलब ये क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डायमेंशनलेस। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है तो सारी क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन उड़ जाएगा, तो ये क्वांटिटी हमारी डायमेंशनलेस हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर 2 K आए, तो उसमें देखो जो स्मॉल के हैं, स्मॉल के को हम क्या बोलेंगे, तो स्मॉल के यहाँ पर हमको दिख रहा है ये वाला स्मॉल के। ओके, इसको हम बोलेंगे कूलम्स कांस्टेंट। ये जो स्मॉल के आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे कूलम्स कांस्टेंट, और ये जो कैपिटल के है, कैपिटल के, उसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये के का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो के का जो वैल्यू है बराबर वो अलग अलग मीडियम पर डिपेंड करेगा, बट के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। अब के इक्वल्स क्या है, तो के इक्वल्स फॉर्मूला हमारे पास में है F0/Fm। ठीक है, के इक्वल्स फॉर्मूला है F0/Fm, तो यहाँ पर के की जगह पर हम लिखेंगे F0/Fm, और यहाँ पर मैं करूँगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, अब अगर ये Fm सामने जाएगा तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा F0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू Fm। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि भाई जो स्पेस में फोर्स लग रहा है वो फोर्स मीडियम वाले फोर्स के इक्वल भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो है वो मीडियम से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर स्पेस हमारे पास में है तो स्पेस के लिए के का वैल्यू 1 आता है। अगर आपके पास में एयर है तो एयर के लिए के का वैल्यू नियरली इक्वल्स 1 आता है। ठीक है, और अगर कैरोसिन है तो कैरोसिन का जो कैपिटल के का वैल्यू है वो 2 है। उसका मतलब कि जो FO है वो FM से ज़्यादा होगा। ठीक है, बाकी एयर और स्पेस के लिए FO और FM नियरली इक्वल्स सेम होगा। ठीक है, तो इतना था। अब इसके बेस पर हम टेक्स्ट बुक के सम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1.3, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को हमें कंपेयर करना है। किस किस के लिए, तो फर्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, एंड दूसरा 2 प्रोटॉन्स। ओके, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको तो 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक है mg ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है G m1 m2 डिवाइड बाई r², एंड सेकेंड वन है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपको कुछ वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जैसे कि ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम होता है। उसके बाद में जो के है, के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। उसके बाद में एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31, और एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा 1.67 × 10⁻27, एंड लास्ट में कैपिटल जी का वैल्यू होगा 6.67 × 10⁻11। ओके, इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए।
अब इसमें है क्या, तो इसमें नंबर ए है, नंबर ए में कंपैरिजन करना है, और उसमें भी ए का सब क्वेश्चन 1 और 2 है। तो ए के सब क्वेश्चन 1 में आपको किस किस के बीच में कंपैरिजन करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लिखने जाऊँ तो एफ जी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, जी इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एम ई एम पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये जो एफ ई होगा वो हो जाएगा के। ओके, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या है, ई है, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई है और प्रोटॉन का प्लस ई है। पर जब भी हम फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में अगर माइनस चार्ज भी आता है फिर भी हम कैलकुलेशन में हम प्लस ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस प्लस है वो डायरेक्शन में आ जाएगा। जब हम आई कैप या जे कैप लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस और सेम डायरेक्शन के प्लस, मतलब कि ये माइनस डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन में यहाँ पर प्लस माइनस ना करके हम सिर्फ यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे। तो एफ ई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और प्रोटॉन का चार्ज भी ई है, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब कि ये जो फॉर्मूला होगा ये कुछ ऐसा बनेगा कि ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर दो फोर्स का कंपैरिजन करना है। अब जब भी कंपैरिजन करना हो तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करना हो तो सिंपल हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पर एफ ई डिवाइड बाय एफ जी करेंगे हम। तो इन दोनों का आप रेशियो लोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है जो आर स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ऊपर यहाँ पे आएगा के स्क्वायर एंड डिवाइड बाई यहाँ पर आएगा जी एम ई एम पी, ठीक है। अब सारी वैल्यू हमें बताए तो हम पुट करते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। ओके, सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब ये जो ई है, ई आपको यहाँ पर दिख रहा है, ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। तो ई स्क्वायर मतलब 1.6 का हमने स्क्वायर कर दिया और -19। अब पावर में आपको पता होना चाहिए कि पावर है और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर और पावर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि यहाँ पर आंसर आएगा -38, ठीक है। अब सिंपल हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ओके, कैलकुलेशन आपको किस तरह करना है, तो सबसे पहले तो आपको पावर का प्लस माइनस करना है। हमको इतना पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर का प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे सब में बेस कितना है, सब में बेस नीचे 10 है, ठीक है। तो सिंपल हम पावर का प्लस माइनस करेंगे, मतलब कि नीचे यहाँ पर पावर कितनी आएगी, -11 -31 -27, ये आ जाएगा -69। अब -69 अगर ऊपर जाएगा तो हमें पता है माइनस पावर ऊपर जाती है तो +69 होगा, मतलब +69 माइनस कितना हो जाएगा 38, और ये जो बचा ये प्लस क्या है +9, ठीक है। तो +9 करेंगे तो हमारे पास में 10 की पावर आएगी 40। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पावर की कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सिंपल हम ये जो है ये कैलकुलेशन कर देंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 0.227, ठीक है। और अगर इसको हम पॉइंट इस साइड ले जावे तो 2.27 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे आएगा 39। ओके, तो ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का कंपैरिजन। ओके, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। ओके, तो इस कंपैरिजन से हम क्या कह सकते हैं, तो इस कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एफ ई लग रहा है, वो इनके बीच में लगने वाले कौन से फोर्स, इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स है, ठीक है। मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स है 10⁻39, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हुआ। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए था, इसी प्रकार हम प्रोटॉन के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में अब हमारे पास में 2 प्रोटॉन है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे जी, एक प्रोटॉन का एमपी दूसरे प्रोटॉन का भी एमपी, मतलब एमपी स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइड बाय यहाँ पर आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और वैसे ही एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वापस से दोनों का हम रेशियो लेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आएगा 1.23 इंटू 10⁻36। ओके, तो ये हमारे एक
आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये जो ए था, ए का हमने क्वेश्चन 1 ठीक है और क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया जो कंपैरिजन के बेस पर था। अब उसके बाद बी में यहाँ पर क्या दिया है, तो बी में आपको यहाँ पे दिया है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ओके, मतलब कि अब आपको यहाँ पर आर दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड करेंगे। ओके बी, अब हमें फाइंड करना है इनके बीच में लगने वाला फोर्स। ओके, और ये कौन से फोर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें बोला है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एफ ई इक्वल, सिंपल फॉर्मूला है हमारा उसमें के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और हमें पता है यहाँ पर दोनों का चार्ज ई ही है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, और आर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं, तो इसका आंसर आएगा 23.04 × 10⁻⁻9 मीटर। ओके, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करने को बोला है, तो हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की तरफ मूव करेगा और जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे फोर प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर से। तो फॉर्मूला हमें पता है एफ इक्वल्स यहाँ पर होगा ma। ओके, हमें प्रोटॉन के लिए फाइंड करना है तो मास भी यहाँ पर प्रोटॉन का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, mp × AP। अब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा AP इक्वल्स क्या आएगा, F × MP। अब यहाँ पर ये F कौन सा होगा, तो जो हमने ये फाइंड किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, वही यहाँ पर ये F होगा, ठीक है। अब इसका हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आएगा 13.79 × 10⁻80, या इसको हम नियरली इक्वल्स 1.4 × 10⁻19 भी बोल सकते हैं, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बाय सेम वे मैं इलेक्ट्रॉन के लिए भी फाइंड कर लूँगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को आप कंपेयर करो तो क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो यहाँ पर इसका सिंपल मतलब होगा कि भाई जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है ग्रेविटेशन फोर्स को, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स में क्या है कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो सबका सेम होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.1। तो यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कूलम्स लॉ के ऊपर से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलम, सेकंड है Q2 जो है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है R वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, हमेशा याद रखना हम यहाँ पर जो भी यूज़ करेंगे वो MKS में यूज़ करेंगे, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड में। ओके, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर है तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर का मीटर कितना होता है, तो 30 यहाँ पे लिखा, सेंटीमीटर का मीटर होता है 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम या तो 0.3 मीटर लिख सकते हैं या फिर 3 × 10⁻⁻1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके,
अब सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला एज ऑलवेज कूलम्स लॉ का Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सारे वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। अब यहाँ पर नीचे देखो, ये जो आर स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं आर की जगह पर मैं 3 × 10⁻⁻1 यूज़ करूँगा। अब सिंपल हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10⁻⁻1 है, उसका स्क्वायर -2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं 9 9 गया, 3 2 6 एंड 10 टू दी पावर कितना होगा, ये -14 + 9 मतलब ये होगा -5, और -2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3 न्यूटन। ओके, तो फोर्स हमें मिला 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2। अब इसमें हमें क्या फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ पर लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, मतलब कि एक चार्ज Q1 गिवन है जो है 0.4 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है कूलम, एंड दूसरा चार्ज जो Q2 है वो है -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है एयर में वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का। हमें फाइंड करने को बोला है कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस मतलब क्या, आर फाइंड करो। ओके, तो हम यहाँ पर कूलम फोर्स का यूज़ करेंगे, तो F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हमें आर फाइंड करना है, आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय F। सारी वैल्यू पुट कर दे और आंसर लाते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर आया R² = 14.4 × 10⁻⁻3। ओके, अब हमें यहाँ पर R चाहिए। R चाहिए मतलब रूट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि -3 मतलब ये जो अगर ये ऑड पावर होगी, ऑड पावर, तो इसका रूट कभी नहीं निकलेगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस पावर को इवन बनाना पड़ेगा। अब इवन कैसे बनाएंगे, तो इवन बनाने के लिए यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट को या तो हम राइट साइड ले जाएंगे या तो हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। अब इसका एक छोटा सा रूल होता है कि अगर आप पॉइंट को आप ये राइट साइड ले जाते हैं, इसको राइट साइड बोलते हैं। अगर राइट साइड ले जाओगे तो जो 10 की पावर होगी उसमें -1 आपको ऐड करना पड़ेगा, और अगर इसी पावर को आप लेफ़्ट साइड ले जाते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर में आपको +1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पावर को हम बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। ठीक है, पावर को या तो आपको -2 करना है या -4 करना है, मतलब इन शॉर्ट इवन पावर करना है। तो R² यहाँ पर मैं इसको -2 कर रहा हूँ। -2 करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट्स को हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। पॉइंट्स को अगर मैं लेफ़्ट साइड ले जाऊँगा तो ये आएगा 1.44 × 10⁻, यहाँ पर आएगा -2। ओके, लेफ़्ट साइड ले गए तो क्या हुआ, एक पावर बढ़ी, मतलब -3 + 1 हुआ, तो ये होगा -2। ओके, अब इसका हम सिंपल रूट निकाल देंगे, तो R² = 1.44 का हो जाएगा 1.2, और 10⁻⁻2 का हो जाएगा 10⁻⁻1, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया है। मीटर कितना हमारे पास आया, ठीक है, मतलब डिस्टेंस आपको मिला 1.2 × 10⁻⁻1 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में करना हो तो क्या करेंगे, मीटर की जगह पर हम 10⁻+2 लगा देंगे, मतलब कि आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। आपको ये लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये आ गया है तो इतना लिख कर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। अब हमें सेकंड में फाइंड करना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब सेकंड स्फीयर के कारण फर्स्ट वाले स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा। ओके, तो ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो दूसरे वाले पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा वाला जो है वो फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसलिए हमें यहाँ पर आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा रूल है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि भाई एस पर न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स ऑन
सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट इज, ओके, क्या जो फोर्स आपको दिया है वही का वही आएगा, ठीक है, वही का वही आएगा। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 इज 0.2 न्यूटन बट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, चेक दैट द रेशियो K² डिवाइड बाय GME/MP इज डायमेंशनलेस। अगर अब इसको चेक करना है हमें, ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, पहले तो मैं लिखूँगा K² डिवाइड बाय GME/MP। अब इसको चेक करने के लिए आपको ये सारी जो भी क्वांटिटीज यहाँ पर लिखी हुई है सबका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। K का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, जो होता है M1 L3 T-4 A-2। ओके, E मतलब कुलम है और कुलम का T1 A1 होता है, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा T2 A2, ठीक है। और उसके बाद में G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका होता है M-1 L3 T-2। और उसके बाद में यहाँ पर 2 मास है, ठीक है, तो एक मास का M1 होगा पर 2 मास है तो यहाँ पर हम लिख देंगे M2। अब यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि नीचे कि यहाँ पर ये M2 है और ये M-1 है, ठीक है। तो 2 पावर -1 पावर कितना होगा, M की +1 पावर बचेगी और +1 पावर और ऊपर की जो +1 पावर है वो उड़ जाएगी, मतलब कि M की यहाँ पर पावर क्या आएगी, 0 आएगी। वैसे ही L की पावर देखो, तो L की ये 3 पावर है और ये भी 3 पावर, तो ये भी कट हो गई। उसके बाद में T की पावर, ये -2 आपको दिखाई दे रहा है, -2 अगर ऊपर जाएगा तो इसके साथ में मिल करके क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। और वही +4 और ये -4 ये कट जाएगा, मतलब T की पावर भी 0 आ जाएगी। और A की पावर देखो, ये -2 पावर है और ये +2 पावर है, ठीक है, तो ये भी कट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, A 0 आ जाएगा। मतलब कि ये क्या हुआ, ये हुआ डायमेंशनलेस। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, जो हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद क्या फाइंड करना होता है, इसके बाद हमें यहाँ पर दिया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, मतलब ये जो रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड करो, K² डिवाइड बाय GME/MP। मतलब कि इन सब की वैल्यू तो हमें पता है, सिर्फ यहाँ पे रखना है और कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास में 2.27 × 10⁻39, ठीक है। ये डायमेंशनलेस जो हमें दिया हुआ था ME/MP, इसका वैल्यू इतना आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म को अच्छी तरह से कवर किया, उसका फॉर्मूला डिराइव किया और उसमें जो अलग अलग क्वांटिटीज थी उसका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट्स हमने देखे, ठीक है। यहाँ पर हमने 3-4 नई क्वांटिटीज सीखी, जैसे स्मॉल के मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कैपिटल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड εr रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ के बेस पर चैप्टर 1 में जितने भी सम्स थे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के, वो सारे हमने सॉल्व किए। इस लेक्चर में कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर हम जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।